ठीक है, शुरू करें भाई क्लास। अभी धीरे धीरे आ रहे हैं, सो के आ रहे हैं। अच्छा, तुम्हारी पहली भी तो क्लास होगी ना? यस मैम। कल तो छुट्टी है। यस मैम। कल नो तो मैम। नो मैम, क्यों कृतिका, तुम्हें जाना है? यस यस मैम। जा रहे हैं। हमारी तो छुट्टी है भाई कल, हम तो कल रेस्ट करेंगे। तुम लोग जाओ मस्त स्कूल को। हाँ, मैम हमारी भी नहीं होती। दिल्ली में तो होगी, दिल्ली वालों की तो होगी। हाँ, दिल्ली में तो होती है। मैम नहीं है, कल यूटी है। अच्छा, यूटी है। स्कूलों में भी भेदभाव किसी स्कूल ने कर दी, किसी ने नहीं करी। यस मैम। ऐसे मैम स्कूलों में हमारा तो ऐसे स्कूलों में जाया करो ना, तुम जब स्कूल ढूंढते हो तो ऐसे स्कूल ढूंढा करो जहाँ सबसे ज्यादा छुट्टियां हो। उस स्कूल में जाके एडमिशन लिया करो। मैम मिला ही नहीं है ऐसा कोई स्कूल। हाँ, आर्यन के स्कूल में अब छुट्टियां होती हैं, पर अभी जान के फायदा नहीं है, अब कोई चेंज थोड़ी कर सकते। ये गर्व क्या लिख रहा है? डमी ले लेते हैं? क्या ले लेते हैं? गर्व क्या ले लेते हो? डमी? मैम डमी कौन सी स्कूल। डमी? मैम डमी स्कूल मैम में। मैम डमी वो एडमिशन। कह रहा है डमी स्कूल कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? क्या कर लेते हैं? डमी? मैम डमी ओपन स्कूल। से। अच्छा, डमी स्कूल, ओपन स्कूल जो होते हैं उसे डमी बोलते हैं। हाँ, ये तो नया वर्ड है भाई मेरे लिए, डमी स्कूल। वैसे ओपन स्कूल का कॉन्सेप्ट भी होता है क्या? यस मैम। यस मैम। मैम स्कूल तो खुले रहता है हमेशा। और क्या, पर ये जाना पता नहीं यार। कभी कभी जाना होता होगा, हफ्ते में एक दिन दो दिन। हाँ, है भाई। मैम से पेपरों के टाइम जाना यस। होता अच्छा, बस पेपर देने जाते हैं। ऐसे भी कोई फायदा नहीं है, स्कूल लाइफ अच्छी होती है भाई। हाँ, क्या कह रहे हो? एग्जाम देने से वाह। काश मैं ज्वाइन कर लेती क्लास में आकर। ठीक है भाई, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। कल हम लोगों ने जो सीखा था वही यहाँ पे आज करेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस है कनकेव कन्वेक्स मिरर की। करें स्टार्ट। ओके, यस। चलो इस क्वेश्चन को करो, प्रिपरेशन करो। लाइफ जीने के लिए बड़ा तुमने, लाइफ तो ऐसे कह रहे थे 50-60 साल के हो गए, लाइफ जिए। क्या करें, लाइफ अभी बहुत पड़ी है भाई जीने के लिए। और वो लाइफ जीने के लिए कुछ पैसे चाहिए होंगे ना। लाइफ बिना पैसे को कैसे जियोगे? पहले पढ़ लो, फिर पैसे कमाओ, फिर जियो। मैम नेचर आ गया इसका। करो, पूरा करो। मैम पोजीशन -15 आएगी, -15 सेंटीमीटर और नीचे इन्वर्टेड। ठीक है, और रियल। रियर इन्वर्टेड 15 सेंटीमीटर।
ठीक है, बाकी के लोग करो भाई। आदर्श का 7.5 आ रहा है। रियल, बाकी के ठीक है। रियल इन्वर्टेड 15 15 15, भाई सारी जनता 15 की है। तो देखो पोजीशन दी हुई है आपको ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट जो है 30 सेंटीमीटर रखा हुआ है इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स कनकेव मिरर। तो यू की वैल्यू -30 हो गई और फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी -10। वैल्यू रख दो 1/f में, इसमें क्या दिक्कत है। तो वैल्यू रखोगे तो u की वैल्यू आएगी, अब v आएगी। अब या तो v नेगेटिव हो सकता है या v पॉजिटिव हो सकता है, दो ही केस बनेंगे। अगर v नेगेटिव है तो इसका मतलब इमेज कहाँ बन रही है, मिरर के आगे। आगे बनेगी तो कैसी होगी, रियल। अगर पॉजिटिव आया तो मतलब पीछे बन रही है, इसका मतलब कैसी इमेज है, वर्चुअल। लो खत्म, इतना ही तो करना था। ठीक है, लेट्स चेक कि क्या बनता है अपना। 30 सेंटीमीटर है, एफ अपनी 10 सेंटीमीटर है। अब याद रखो कि तुम्हारे कनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है ना, फोकल लेंथ नेगेटिव लेते हैं। तो एफ फॉर्मूले में रखोगे तो देखो आपने एफ भी नेगेटिव लिया और यू भी नेगेटिव लेना था, यू भी नेगेटिव है। तो एफ वी की वैल्यू यहाँ से आई भाई -15 सेंटीमीटर। ठीक है, आदर्श ने गलत किया था। ठीक है, 15 आ गया, यही चाहिए था। माइनस से क्या पता चल गया कैसी इमेज है, रियल और इन्वर्टेड। ठीक है, वेरी गुड। चलिए ये वाला करिए। सबने आंसर दिया है भाई, वाह। हुआ बेटा, रियल 24 24 24 आया भाई, आंसर तो आया। वाह, आदर्श का सबसे पहले, पलक सुमित नैतिक, वेरी गुड, सबके आंसर आ गए। देखो भाई ये कह रहा है कन्वर्जिंग रेज इंसिडेंट ऑन ए कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। तो कन्वर्जिंग रेज आएंगी सो दैट देयर एक्सटेंशन इंटरसेक्ट 30 सेंटीमीटर। तो उनका हमने एक्सटेंशन कराया, मतलब कन्वर्जिंग रेज इस तरीके। कन्वर्जिंग रेज क्या होती है भाई, किसी अलग अलग पॉइंट से आएंगी और एक पॉइंट पर आके मिलेंगी, यही कन्वर्जिंग रेज होती है।
अब ये लास्ट में आएंगी, इनको तुमने एक्सटेंड करा दिया इस तरीके से, ठीक है, ये एक्सटेंड कराया, तो ये पोल से जो दूरी बता रहे हैं एक्सटेंड कराने के बाद वो कितनी दूरी है भाई, 30 सेंटीमीटर। लेट्स चेक, ठीक है, चेक करते हैं 24 है क्या, 30 सेंटीमीटर हुआ। अब कन्वर्जिंग रेज को अगर पीछे इंटरसेक्ट करेंगे तो ये क्या बनेगा, मुझे बताओ एग्जैक्टली। ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनेगा ना। इंसिडेंट रेज से इंसिडेंट रेज को अगर ट्रेस करते हो बैकवर्ड में तो वहां से ऑब्जेक्ट बन के आता है, तो यानी ये अपनी इंसिडेंट रेज ही तो है, क्योंकि ये इंसिडेंट हो रही है, तो यानी यहाँ पर जो मिलेगा वो मिलेगा अपना ऑब्जेक्ट। ये तो ऑब्जेक्ट हो गया भाई, ठीक है। अब क्या कह रहा है, रिफ्लेक्टेड रेज एक्सटेंशन, यानी अब जो रेज रिफ्लेक्ट होंगी, मान लो सपोज करो मैंने ऐसे रिफ्लेक्ट करा दिया, वैसे तो ये आगे भी इस अकॉर्डिंग आगे भी रिफ्लेक्ट इंटरसेक्ट हो रही है, बट नहीं, इन्होंने क्या बोला है, बिहाइंड द मिरर, तो यानी बिहाइंड द मिरर भी कहीं इंटरसेक्ट हो रही होंगी, और कहां पर, 120 सेंटीमीटर, मतलब ये तो भाई इससे भी पीछे जाएगा, है ना। कुछ इस तरीके से 120 सेंटीमीटर है भाई बेटो, ऐसे कहीं मिल जाएगा ना, ऐसे जाके मिल गया, तो यहाँ पर क्या बनेगी, इमेज बिहाइंड द मिरर बन रही है, और 120 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। अब कह रहे हैं मिरर निकाल दो, तो भाई कन्वेक्स मिरर है, यू क्या हो जाएगा बताओ, प्लस का 30, वी यानी इमेज वी कितना हो जाएगा, प्लस का 120। अब निकालना क्या है, फोकल लेंथ, फॉर्मूले में वैल्यू रख दो, करेक्ट। यस मैम। बस निकल जाएगा, इसमें बस यही पहचानना। मैम यहाँ पे वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। हाँ ठीक है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज कैसी है, इमेज भी वर्चुअल, तो वर्चुअल ही ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ही इमेज। तो लेट्स चेक, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं तुम लोगों का क्या आता है, राइट। कन्वेंशंस तो तुम लेने सीख ही गए हो। मैम हाँ मैम इस पे जैसे ऑब्जेक्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट इधर बना रहा है, तो फिर ये ब्लू वाला एक बार बताना है। देखो ब्लू वाली इमेज होगी ना, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेज को ट्रेस कराया है। देखो रिफ्लेक्टेड रेज एक्सटेंशन, तो रिफ्लेक्टेड रेज का एक्सटेंशन जब मीट करेगा उस पॉइंट पे क्या बनता है, फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, इमेज बनती है। तो Yes, यानी ये 120 सेंटीमीटर वाला होगा तुम्हारा इमेज, और दूसरा वाला होगा तुम्हारा ऑब्जेक्ट, तो ऐसे आइडेंटिफाई कर दिया। हाँ ओके मैम। मैम डायग्राम के हिसाब से मैम ये मीट ही नहीं करेंगी ना, हम रियल में मीट कर जाएंगे ऐसे तो। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग चलो, अगर वो बोल रहे हैं पीछे मीट कर रही है तो पीछे ही मीट कर रही होंगी। ये ज्योमेट्रिकली जरूरी नहीं है कि मैंने एग्जैक्टली ये मेरे रे डायग्राम्स के अकॉर्डिंग मीट कर रही है तो मीट कर रही होंगी, नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, ये हम बना नहीं सकते एग्जैक्टली, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही बनाना पड़ेगा। ओके लेट्स सी आंसर क्या आता है भाई। साइन कन्वेंशन तो हमने देख लिए, पॉजिटिव रहेंगी। पॉजिटिव क्यों रहेंगी पता है ना बेटा, पॉजिटिव क्यों रहेंगी, यस मैम। क्योंकि इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन राइट में। हाँ, और सारी Right. डायरेक्शन हाँ इंसिडेंट रेज की साथ साथ ही है, और पोल्स और डायरेक्शन मैच कर जाएंगी, यानी पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी और पोल से इमेज की दूरी, ये सब इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है, तो प्लस प्लस आएगा। फॉर्मूले में रखोगे तो आपकी फोकल लेंथ आई 24, वेरी गुड, फोकल लेंथ हो गई 24 सेंटीमीटर। बस यही था इसमें। चलो फिर आप करो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला। देखो इसमें क्या है, तुम्हारा ऑब्जेक्ट जो है, इस ऑब्जेक्ट के पास कुछ हाइट पे रखा हुआ है, आई थिंक दिया हुआ है ऑब्जेक्ट की हाइट 1,
यानी बाय में उसका डिस्टेंस है 1, ठीक है, हाइट बोल सकते हो इसको, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट निकालो, v कहाँ बनेगी, फिर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाओ। मैम ऑब्जेक्ट के पास तो हाइट ही नहीं है ना। ऑब्जेक्ट मैम किसी हाइट इमेज पे की रखा हाइट, हो, ऑब्जेक्ट किसी मैम हाइट इमेज पे की रखा हो। हाइट देनी चाहिए। हाँ, ये ऑब्जेक्ट की हाइट, ऑब्जेक्ट किसी हाइट पे रखा हुआ है, तो इमेज कितनी हाइट पे होगी ये भी तो निकालेंगे, तो मैग्निफिकेशन यूज मैम कर, इमेज की हाइट कैसे निकालेंगे? मैग्निफिकेशन से। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन इस इक्वेशन। तो मैम मैम हमें दो चीजें पता नहीं है ना फिर। क्या चीज है, तो वी निकाल, पहले ये निकालो ना वी कितना है। मैम फिर फोकल लेंथ भी चाहिए होगी इसके लिए। यहाँ पर फोकल लेंथ नहीं गिवन है, फोकल लेंथ तो चाहिए ही होगी ऑब्वियसली। मैम वो भी नहीं है और फिर हाइट ऑफ इमेज भी नहीं है। अरे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो गिवन है भाई 1, ये 1 है ना। मैम इमेज की हाइट भी तो चाहिए होगी। हाँ हाँ, वो हम निकालेंगे, इसमें आर गिवन होना, हाँ सॉरी, आर गिवन होगा, ठीक है। हाँ मैम 10 दे रखा है। ठीक है, हाँ अब देखो, करो होगा मैग्निफिकेशन। हाइट ये वाला फॉर्मूला लगा देना जो पता है बस। -1/7, तो देखो u कितना हो जाएगा भाई, -40 दिया ही हुआ है तुमने माइनस। फोकल लेंथ हो जाएगी माइनस कितना 5, f इक्वल्स टू r/2 होती है। v निकालो, v कितना आएगा, मैम -40/7। हाँ v आ गया, v के बाद यहाँ वैल्यू रख दो इस फॉर्मूले में जो मैग्निफिकेशन के, में आंसर आ जाएगा। इजी था, कुछ भी नहीं था। इसी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, इससे ज्यादा तो क्या ही पूछेगा। ठीक है, v आया -40/7, करेक्ट। यस मैम। हाँ, u की वैल्यू -40 रखी, फोकल लेंथ -5 रखी, तो जस्ट सॉल्व करके -40/7 आ गया। मतलब हमें ये तो पता चल गया कि जो इमेज बनने वाली है वो इतनी दूरी पर बनेगी, बट हमें ये देखना पड़ेगा कि इस एक्सिस से है कितनी दूरी पे। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगा लिया, h2 का मतलब है यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज से, ठीक है। तो h2 निकाल लोगे, सारी वैल्यूज रख के -1/7 आ जाएगा कैलकुलेशन बेस्ड, ठीक है। बस फॉर्मूले में रखनी है -1/7 सेंटीमीटर। तो यानी हाइट, ये इमेज कहाँ बन रही होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर या नीचे, मैम नीचे। हाँ मैम नीचे। हाँ, तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी क्योंकि नेगेटिव साइन है, ठीक है। और मैम डिमिनिश्ड बनेगी। बिल्कुल, तो नेचर भी बता सकते हो कैसा नेचर है, -40/7 है तो रियल है, इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है। हाँ, और साइज मैम डिमिनिश्ड है। देखो 1 डिमिनिश्ड से है। छोटा आया है ना, मैग्निफिकेशन 1 का मतलब है सेम साइज, मैग्निफिकेशन अगर 1 से बड़ी है तो मतलब इनलार्ज। एनलार्ज। गौरव पढ़ के आया है। मैम ये 10th क्लास का याद है। अरे वाह, 12th का ही नहीं हो रहा बस, हाँ 12th का ही नहीं हो रहा।
चलो ये वाला देखो, यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, एक रॉड है जिसमें लेंथ दी हुई है 10 सेंटीमीटर की, ठीक है, मतलब ये रॉड पूरी 10 सेंटीमीटर की है। पॉइंट के नामकरण कर लेते हैं, ए और ये यहाँ पे लाइज अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कन्वेक्टिव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, मतलब फोकल लेंथ भाई 10 सेंटीमीटर की है, तो यानी ये 10 सेंटीमीटर की दूरी हो गई, ठीक है। यस मैम। और इन द सच अ वे दैट द क्लोजर एंड ऑफ द पोल इज 20, क्या कह रहा है कि सच ए वे दैट द क्लोजर पोल इज 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट, मतलब जो क्लोजर एंड है वो पोल से कितनी दूरी पर है भाई, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है ना। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, ए से लेके एफ तक, ये देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक 20 है, तो ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। हाँ तो ये 10 सेंटीमीटर हो गया। इसका मतलब ए पॉइंट कहाँ पर लाई कर रहा है मैम, कर्वेचर पे। हाँ सी पे, यानी ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की दूरी पूरा आर होती है। मैम इमेज भी सी पे ही आ रही है। हाँ रुको, 20 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि इस इमेज की लेंथ बताओ, तो देखो अब तुम्हें पता है कि जो ए पॉइंट होगा उसकी इमेज तो जस्ट इसके नीचे ही बनेगी, यहाँ मतलब इसके नीचे ओवरलैप जो भी करेगी, इतना तो पता है कि ए पॉइंट बनेगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही, ठीक है। अब हमें चाहिए बी पॉइंट, कि बी पॉइंट जो होगा उसकी इमेज कहाँ बनेगी, राइट। तो अब बी पॉइंट जो ये सिर्फ, अब ये ना एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं कि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स के लिए कैसे करना होता है, तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स के जो तुम्हारे एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं ना उनके लिए निकालेंगे एक्सट्रीम पॉइंट, यानी ए पॉइंट को एज अ ट्रीट करो ऑब्जेक्ट, और लास्ट वाले एक्सट्रीम पॉइंट को ट्रीट करो एज अ ऑब्जेक्ट। फिर देखो दोनों की फाइनल इमेज कहाँ बन रही है, इमेज में जो गैप आएगा वही हो जाएगा। हाँ तो दोनों की इमेज का गैप को क्या ले सकते हैं, उनका लेंथ। तो ए के लिए निकालने की जरूरत है नहीं है, क्योंकि ए पॉइंट की इमेज तो कितने पर ही बनेगी, सेम पॉइंट पे बन जाएगी, यानी पोल से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे, साइन नेगेटिव आ जाएगा। तो यानी ए का तो हमने निकाल लिया, अब हमें चाहिए बी का। तो बी के लिए निकालोगे तो भाई आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है, 30 सेंटीमीटर, मैम 30। हाँ 30, तो ये हो गया -30, ठीक है। अब दूसरा बताओ, फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी भाई, -10, मैम सेम ही रहेगी -10। हाँ तो वैसे आपको वी भी मिल जाएगा, कितना मिलेगा, -15। मैम -15 सेंटीमीटर। अब देखो अगर ये -15 आ रहा है जैसा तुम लोग जिस हिसाब से बता रहे हो, अगर ये -15 आ गया तो अब हम देखो क्या करेंगे भाई, ये पोल है, ठीक है, तो ए कितनी दूरी पर है, ए था अपना 20 दूरी पर, तो 20 बना दिया। बी कितनी दूरी पर है भाई, बी पॉइंट तो 15 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ कहीं बी बन रहा होगा, यस मैम, सी और एफ के बीच में। तो यानी बी यहाँ पर है, ये कितनी दूरी पर है, 15 सेंटीमीटर, तो ए और बी के बीच की दूरी कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रॉड की एक्चुअल लेंथ तो 10 सेंटीमीटर है, बट जो इमेज बनी वो कितनी बनी, बस 5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स वाले क्वेश्चन कर सकते हैं। आई थिंक सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैम इसके लिए हमें 2 बार निकालनी पड़ेगी दोनों पॉइंट्स के लिए। अगर हाँ बिल्कुल, अगर ये ए तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे नहीं होता तो तुम्हें एक्सट्रीम पॉइंट यानी ए पॉइंट की भी इमेज निकालनी पड़ती है ना, पड़ती कि नहीं पड़ती। अब ये तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था, तो हमने इसको तो इससे कर लिया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर का उधर ही बन जाएगा, इसीलिए पहले इजी कराया है। अब ऐसा अब थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला करा देंगे। बाकी के बच्चे देख लो आंसर इसका, इन्होंने दोनों फॉर्मूले लगा के कराए हैं आई थिंक, तो ये पहली बार तुम्हें लगाने की जरूरत नहीं है, बस फर्दर पॉइंट बी के लिए लगाना पड़ेगा मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ से हमारी ये कितनी आ गई, लेंथ ऑफ इमेज 5 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। अगर जिसको नहीं आए एक बार प्लीज लड़कियों, गर्ल्स, बॉयज सब बता देना। अच्छा मुझे ये बताओ, मैंने तुम्हें ये पीपीटी शेयर करी थी, तो ये न्यूमेरिकल्स पहले ही भेज दिए थे क्या? मैम पता नहीं। नो मैम। ओके
चल एक क्वेश्चन करो फिर बढ़िया सा। ये ऋषि है ही नहीं, आंसर ही नहीं दे रहा और सबसे पहले क्लास में आके बैठा था, जैसे कितना पड़ेगा। कनकेव मिरर है, ठीक है। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये जो दूरी दे रखी है ये 1 सेंटीमीटर की दे रखी है, ठीक है। और जो ये ए बी लेंथ है ये 10 सेंटीमीटर है। फोकल मम्मी लेंथ 1 मीटर होनी चाहिए ना शायद। क्यों, सब सेंटीमीटर में है ना, ए बी भी अच्छा, सेंटीमीटर। ऊपर की, ठीक है मैम, ठीक है ठीक। हाँ सेंटीमीटर सेंटीमीटर। फोकल लेंथ है तुम्हारी 15 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। बस फाइंड द लेंथ ऑफ वायर। मैम बी और पोल के बीच में डिस्टेंस नहीं पता। फोकल लेंथ दे दी ना 15, बस। मैम पर उससे तो नहीं निकलेगा तो मैम मैम सारा। कुछ रिलेशन होने चाहिए देखो ना कि बी पॉइंट फोकल लेंथ पर है। पोल से फोकल लेंथ कितनी दूरी पर है, ये तो 15 है ये अपनी, ठीक है। 15। अच्छा अब ये देखो ए से बी कितना है, यहाँ तक 10 सेंटीमीटर, तो ए से लेके पी कितना हो गया। अच्छा बी टू एफ की मैम बीच का ही डिस्टेंस रह गया ना। एक सेकेंड। मैम बी से पी नहीं पता ना। A metallic wire of length 10 centimeter placed in a concave mirror, find the length of the wire। भाई इसमें तो तुम्हें यही दिया हुआ है, ये 10 सेंटीमीटर है। अच्छा यहाँ पर ये गिवन है कि ए जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, ठीक है। ये ए, ठीक है मैम। हाँ मैम आप हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तुम्हें पता चल गया 30 सेंटीमीटर है। और अगर ये 10 है और ये 15 है, 15 और 10 25, तो यानी बी टू एफ है जो दूरी वो 5 है। यस मैम। तो ए की तो तुम्हें पता ही है कहाँ बनेगी, बी का निकालो, बी कहाँ बना रहा है। मैम -60 सेंटीमीटर पे। बी वाली, यस मैम। मैम इसका -30, मैम इसका 30 सेंटीमीटर आ जाएगी लेंथ। मैम माइक बंद है। ये जिसने म्यूट पे तुम, भाई एक तुम लोग कितने बेकार बच्चे हो, म्यूट कर रहे हो मुझे, एक को भी लिखने का मैम हम मौका। कैसे कर सकते हैं? मुझे ऐसे ऐसे पता चला था, ऐसे आया था, वो साउंड आती है ना। छोड़ो, ठीक है। तो ए वाला तो हमें पता चल गया कि भाई ए वाला तो अपना उसी दूरी पे रहेगा, 30 सेंटीमीटर की पे, तो 30 पे ही रहेगा। बी वाला देखो बी कितने पे बनेगा, तो तुम बी कह रहे हो कि मैम बी जो बन रहा है वो -60 सेंटीमीटर पे बन रहा है। यस मैम। तो यानी लेंथ पता चल गई हमें। यस मैम। लेंथ कितनी बता रहे हो तुम लोग, 30 मैम 30 सेंटीमीटर। सबकी सेंटीमीटर। गलत है। हाँ हाँ हाँ, ये भी तो देखो, बी का हाइट क्या होगा, डू यू नो बी की हाइट कितनी है। बी की जब इमेज बनाओगे उसकी इमेज की हाइट तो देखो कहाँ है भाई। ए पॉइंट कितने पे बनेगा, देखो मैग्निफिकेशन लगा दें ए पॉइंट के लिए, ठीक है। क्या लगाओगे, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू, क्या लगाना है। मैम ट्वाइस आ रही है फिर तो। रुक जाओ, -v/u लगाएंगे, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज ए के लिए कितना है 1, सॉरी इमेज का तो निकालेंगे, हाइट ऑफ मैम ऑब्जेक्ट, इमेज का निकाल। हाँ ऑब्जेक्ट की तो दे रखी है 1, माइनस का साइन, v कितना आया है भाई ए के लिए -30,
यू कितना है? -30। मैम -60 आया अभी। अरे बी निकल गया गर्भ, आ जाओ यहाँ पे। अब देखो भाई, मैं मैं ए के लिए मैग्निफिकेशन निकाल रही हूँ। ए के लिए तुम्हारी इमेज भी कितने पे बनी? 30 अच्छा, पर। और ए के लिए तुम्हारी ऑब्जेक्ट भी 30 सेंटीमीटर पे है, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा ना। 30 से 30 कट गया, तो हाइट ऑफ इमेज यहाँ पर कितनी आई? -1। करेक्ट। यानी जस्ट यहाँ पर नीचे इमेज बनेगी ना, ए के नीचे 1 सेंटीमीटर दूरी पे यहाँ बन जाएगा, यानी ए पॉइंट यहीं आ गया। अब बी के लिए तो देखो, बी के लिए क्या सीन चल रहा है, लिखो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू माइनस बी कितना है भाई? 60 आया है। -60। यू कितना आया है माइनस का? बी पॉइंट देखो कितनी दूरी पे है, 20 दूरी पे है ना। तो ये कितना आया? कट गया ये 3 पे, तो -3 आया ना। तो यानी यस मैम 3 टाइम्स। -3 सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि बी 1 सेंटीमीटर पे ही है। तो ये इमेज अब खुद बनाओ, देखो कैसी बन रही होगी। पोल है, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसके नीचे यहाँ पर मेरा ए पॉइंट आ गया। बी पॉइंट कितनी दूरी पे है भाई? -60। तो यानी बी पॉइंट यहाँ बनेगा ना, 60 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है। अब आया कितनी दूरी पे है? -3। तो -3 का मतलब क्या है भाई? अगर ये तो तुम्हारा 1 है, तो ऐसे जाके 3 पे बन रही होगी ना इमेज, यानी बी पॉइंट तो यहाँ बन रहा है। बी पॉइंट तो यहाँ बन रहा है, ये 1 है, ये 1 है, यानी ये दूरी हो गई 2। अब हमने क्या कहा है कि लेंथ निकालो वायर की, तो अब ये लेंथ ये वाली बनेगी ना, ए टू बी। दिस इज द लेंथ। करेक्ट। तो अब लगाओ यहाँ पे पीजीटी। ये 2 है, ए से लेके बी तक की दूरी कितनी है भाई? ये बी टू सी कितना बना? दिस लेंथ 30। 30 हो जाएगी। हाँ, तो अब ए भी निकालो, अब निकल जाएगा। हाँ, √904। वेरी गुड। तो एक्सट्रीम पॉइंट्स के लिए जब हाइट पे कुछ ऑब्जेक्ट हो, तो जरूरी नहीं है कि सेम हाइट पे ही बनेगा। ए और बी सेम हाइट पे थे ऑब्जेक्ट, बट उन दोनों की इमेज अलग अलग बनी, तो दोनों के लिए मैग्निफिकेशन भी लगाना जरूरी है। अब मैंने इमेज के मैंने वो फोकल लेंथ, सॉरी, मिरर फॉर्मूले से ये वी नहीं निकाला है। आई थिंक सबका निकल गया होगा 60 तो, है ना? मैम हाँ, मैम जब एक्सटेंडेड में दोनों की इमेज निकाल लेते हैं तो किस में से किसको सब्ट्रैक्ट करते हैं? सब्ट्रैक्ट किसी में से किसी को नहीं करना। ऐसे रटना नहीं है किस में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, नहीं। तुम्हें देखना है कि किसकी इमेज कहाँ बन रही है, उसके हिसाब से सारी इंफॉर्मेशन गिवन होने के बाद देखो कि इमेज की जो डिस्टेंस है वो कितनी है। एक्सट्रीम पॉइंट डिनोट कर दो भाई, ए पॉइंट का जो वैल्यू आया है वो बना दो, फिर बी पॉइंट की जो इमेज की वैल्यू आई है वो बना दो, फिर देख लो कि दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, सारी वैल्यूज होंगी। ऐसे ओके इसी में से कोई माइनस करेंगे भी तो मॉड लगा देंगे ना। ऐसे रटो मत कि उसमें से क्या माइनस करना है, फिजिक्स है, हम तो ऐसे देख के बता देंगे ना बस। अब यहाँ पर तो किसी में से कोई माइनस भी नहीं हुआ, क्योंकि ए और बी के कोऑर्डिनेट अलग अलग हो गए ना वाई डायरेक्शन में। वाई ही चेंज हो गया, एक्स तो हुआ ही हुआ, वाई भी चेंज हुआ। तो जब भी अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर हाइट पे हो, तो दोनों चीजें निकालना। ठीक है, एक से काम नहीं चलेगा। तो ये एक्सट्रीम वाले तुम्हारे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस बन गए। आगे चढ़े, आगे चलते हैं भाई। ये वाला क्वेश्चन तुम कर लोगे। हाँ, एक क्वेश्चन मैं तुम्हें देती हूँ, वो पूरा नहीं सॉल्व करना, बस मुझे जो जानना है वो बता देना। दो क्वेश्चन है, बहुत अच्छे हैं, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो फोकल लेंथ ऑफ मिरर, कौन सा मिरर है या कॉनकेव है? ठीक है, एज कितनी है? 30 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन। वेलोसिटी वाले भी करेंगे आदर्श, टेंशन नहीं कोई। फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा ये टॉपिक।
that image is times. ठीक है, ये चैप्टर बहुत स्कोरिंग भी है, याद रखना, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। क्या हो सकता है इस सवाल में, देखो पढ़ो एक बार। आया आरुष नहीं आया, ऋषि ऋषि खाना खा रहा होगा बैठ के। यस मैम। खाना खा रहा है ना ऋषि? क्या बनाया है आज मेस में? है क्या बनाया आज मेस में? अरे बता दे, हम कोई खाने थोड़ी आ रहे हैं। मैम रोटी सब्जी। किस चीज की सब्जी है? आलू और पत्ता गोभी। बारिश में पत्ता गोभी नहीं खाते, उनको बोलो बारिश में पत्ता गोभी नहीं खाते। मैम गोभी गोभी खा लेगा फिर। आज तो पकौड़े शकौड़े खाने बनने चाहिए थे, आज तो बारिश आ रही है हर जगह। मैम 5 सेंटीमीटर। क्या है 5 सेंटीमीटर? मैम डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। पोजीशन पूछा है ना, तो -5, ये तो किसी भी ऑप्शन में नहीं है -5। मैम तो -2.5। ना, मैम ऑप्शन बता सकते हैं एक बार? जैसे ही तुम्हें बीएम शर्मा का कोई क्वेश्चन फेंक के मारो, तुम क्यों नहीं हिला पाते? करो। मैम ऑप्शन बता सकते हैं? तुम जो दे रहे हो यही सब ऑप्शन ही हैं। बीस। संदीप एक पे सही पहुंचा। इक्वेशंस बना के रही, अरे बाप रे, इक्वेशंस बना दी भाई। सुनो, पहले तो यहाँ पर एक चीज पढ़ो, सवाल क्या कह रहा है कि कनकेव मिरर है भाई, फोकल लेंथ देती, ठीक है। कह रहा है फाइंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर, कि मिरर के सामने, फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर, मतलब कि तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर के सामने ही बनेगा। ये तो कंडीशन हो गई ना, है मतलब सॉरी, ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने ही रखना है, ये कंडीशन है। यानी ऑब्जेक्ट कैसा होगा? रियल होगा, ठीक है, ये दे दिया। अब कह रहे हैं कि इमेज कैसी बनेगी? 3 टाइम्स ज्यादा बनेगी, तो यानी एक्सटेंड, तुम्हारी जो इमेज है वो इनलार्ज बन रही है। अब मुझे बताओ इनलार्ज कब कब बनती है कनकेव के केस में? मैम जब वो मैम फोकल सी से पीछे होती है तो मैम सी और एफ के बीच में। हाँ ठीक है, देखो अब तो मैग्निफिकेशन देखो, पहली बात तो ये तो दिख रहा है कि इमेज जो है मैग्निफाइड बनेगी और ऑब्जेक्ट से 3 गुना बड़ी बनेगी। तो मैग्निफिकेशन तुम लिखोगे, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u, ठीक है। तो यानी मैग्निफिकेशन क्या लिख सकते हो? 3 टाइम्स इक्वल्स टू -v/u। अच्छा, अभी यहाँ तक बात नहीं बनी है, रुक जाओ। अब यहाँ पर 3 टाइम बनने के 2 केस हैं कि मैग्निफिकेशन जब बड़ी बनती है तो बेटा एक तो रियल में बड़ी बनती है, अगर इमेज रियल हो तब भी कैसी बनेगी? इनलार्ज इमेज बनती है। कब? जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो? बिटवीन सी और एफ के केस में। फिर एक बनती है जब एफ से पोल के बीच में रखा हो, लेकिन वर्चुअल इमेज हो जाती है, वर्चुअल इमेज, और ये भी कैसी बनती है? इनलार्ज। तो यानी तुम्हारे पास ये 2 केस हैं और यहाँ पर कोई सा भी मेंशन नहीं किया है, तो यानी यहाँ बनता है मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन। तो अब देखो, मैंने तुम्हें सिखाया था कि बेटा मैग्निफिकेशन का नेगेटिव होने का मतलब क्या है? इन्वर्टेड, और मैग्निफिकेशन का पॉजिटिव होने का मतलब है इरेक्ट। बस यही मतलब है, और कोई मतलब नहीं है। अब मेरे को बताओ, अगर रियल इमेज होगी मैम तो वर्चुअल बनेगी। सुनो, अगर रियल इमेज होगी तो कैसी बनेगी भाई? ऑब्जेक्ट रियल है। देखो अब यहाँ पर ना 4 केस बन सकते थे, बट इन्होंने कंडीशन क्या दे दी? ऑब्जेक्ट रियल है। कंडीशन ये दे दी कि ऑब्जेक्ट रियल है। तो अगर रियल ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज कैसी बनती है?
इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। तो यानी यहाँ पर तुम्हारी मैग्निफिकेशन कैसी होने वाली है, नेगेटिव। यस मैम। सेकंड केस में वर्चुअल, वर्चुअल कैसी बनती है भाई, इरेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट बनेगी, यानी यहाँ पर मैग्निफिकेशन हो जाएगी पॉजिटिव, यानी एक बार +3 लोगे और एक बार -3। अब तुम बताओ पहले किससे करना है, -3 ले लेते हैं, ठीक है। -3 लिया तो क्योंकि इजी हो जाएगा मेरे लिए कैलकुलेशन। v किसके बराबर आ गई, 3u के बराबर, करेक्ट। अब तुम्हें फॉर्मूला लिखना है, मिरर फॉर्मूला, 1/v + 1/u = 1/f। v कितना है, 3u, भाई डायरेक्शन लगा लेना। अब देखो 3u, कौन सा केस है, m नेगेटिव है, तो इफ m इज नेगेटिव कौन सा केस है, मैम इन्वर्टेड वाला। हाँ। अब तुम्हें यहाँ पे अब देखो, अब तुम इस 1/3u में दोबारा नेगेटिव मत लगा देना। अब जब यहाँ पे 1/3u लिखोगे तो अब दोबारा नेगेटिव मत लिखना, क्योंकि तुम्हारा काम यहाँ हो चुका है ना, ये v = 3u आ गई है। अब यहाँ पर दोबारा साइन, हाँ बोलो। मैम अगर हमें v निकालना है तो फिर मैम u की वो v को u के टर्म में निकाल लेते हैं ना, तो u को रिप्लेस कर देंगे v की जगह। कैसे मैम हमें v निकालना है तो हम u को v के टर्म में निकाल के फिर u की जगह वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे तो इक्वेशन बन जाएगी v में। एक ही तो बात है, v की वैल्यू 3u आ गई ना। अब u को तो u लिखोगे यहाँ पे 1 + 1/u = फोकल लेंथ गिवन है -1/30। अब एक बात सुनो, अब तुम ये 1/u की जगह ना, जो तुमने ये 1/u लिखा है, इसकी वैल्यू पता नहीं है कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, ठीक है। अब इस u को पॉजिटिव ही लेके चलना, कि अपनी मर्जी से तुम्हें पता है कि यहाँ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर है तो नेगेटिव बना दो, नेगेटिव मत बनाना। जो चीज अननोन है उसे अननोन ही रहने दो। तो 1/u इज अननोन टू यू, तो यहाँ पर साइन चेंज मत करना, एज इट इज रहने देना। आगे सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, ये 3u², क्या बना भाई, यहाँ पे आया u, ये 4u हो जाएगा, -1/30 है, u से u चला गया तो 30 = -4/3, क्या ही कर दिया ये 3u, 90u = 4, कुछ गड़बड़ हो गई। मैम वो 3/4 आएगा वैसे। मैम -40 से आ रही है। हाँ, अब क्या करने का, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 4 120 = -3u, ठीक है। तो u की वैल्यू कितनी आ गई, -40 सेंटीमीटर। तो देखो इन फ्रंट ऑफ द मिरर है, पता चल रहा है u नेगेटिव है, यानी इन फ्रंट ऑफ द मिरर है। अगर यहाँ पे u की वैल्यू तुम पहले ही नेगेटिव कर देते तो यहाँ पॉजिटिव आ जाती, ठीक है। तो ये एक केस बन गया। अब दूसरा केस में क्या बनाओगे, मैग्निफिकेशन कैसी लिखोगे, पॉजिटिव। हाँ, m = -v/u, केस सेकंड में हेडिंग भी डाल देते हैं। अच्छा, अब मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगी यहाँ से 3, लेकिन अब हम वर्चुअल वाला बनाएंगे, तो वर्चुअल इरेक्ट है तो ये +3 रहेगा, = -v/u, यानी अब क्या हो गया, v किसके बराबर आ गई, -3u के। यानी जब अब तुम v की वैल्यू रखोगे तो v की वैल्यू में क्या पुट करोगे, -1/3u पुट करोगे, ठीक है। तो इससे कितना आंसर बनेगा इस वाले से, 45 तो कोई भी नहीं बनना। गौरव क्या कर रहा है, जब v की वैल्यू 1 - 3u रखो बेटा, क्या आंसर आएगा, 20। वेरी गुड, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर। जिसको नहीं आया वो एक बार प्लीज पूछ लेना। सिमरन काफी एक्टिव है। हाँ मैम, मैं जब वर्चुअल पे निकाला तो मैम ने -3 पे चेक क्यों करा था? कैसे वर्चुअल के लिए निकाला ना? नहीं, मैंने तो पहले वाले केस में m को नेगेटिव रखा है ना, तो m रियल वाले केस में होगा ना। तो यानी पहला केस में हमने रियल इमेज मान के करा है। मैम हाँ मैम, मैं मैग्निफिकेशन से नहीं पता चल रहा था कि वो वर्चुअल है। मैग्निफिकेशन की वैल्यू से ही तो पता चलेगा कि वर्चुअल है। नहीं, मैग्निफिकेशन से वर्चुअल नहीं पता लगा सकते, मैग्निफिकेशन से बस इन्वर्टेड और इरेक्ट पता लगा सकते हैं।
m नेगेटिव रखना पड़ेगा भाई। m तो +3 और -3 दोनों हो सकते हैं ना, तो तुम्हें दोनों के लिए निकालनी है, यहाँ पर गिवन नहीं है। ओके, अभी नहीं समझ में आया तो बोलो। तुम में से आज कौन एब्सेंट है क्लास में? शाजिया आई है आज? शाजिया नहीं दिख रही मुझे। देखा, आज शाजिया नहीं आई ना। और सुनिधि तुम क्लास में एक्टिव नहीं हो, मनीषा भी नहीं दिख रही। आई मैम मैं। हाँ हाँ, अगला क्वेश्चन कराऊं? चलो अगला क्वेश्चन करो, वो भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। Yes. फिर से, हाँ फिर से एक क्वेश्चन तुम्हारा। क्या हो रहा है इसमें? इसके आगे क्या चल रहा है? ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर से पहले एक क्वेश्चन रह गया, वो मुझे करवाना है यहीं पे। ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा है, ध्यान से करना। मैम ये फर्स्ट लाइन में ओना के बाद क्या है? स्क्रीन। स्क्रीन। मैम शिफ्ट किधर की तरफ कर रहा है? वही तो निकालना है तुम्हें, वही पता लगाना है बेटा। यही तो देखो, कैंडल स्क्रीन पर ऑब्टेन हो रही है इमेज, इसका मतलब कैसी इमेज होगी? रियल मैम इमेज। रियल। यस मैम। इज फाउंड टू बी डबल इट साइज, यानी मैग्निफिकेशन डबल साइज का बन रहा है। व्हेन कैंडल इज शिफ्टेड बाय 5 सेंटीमीटर, इमेज 3 गुनी बन जाती है, यानी यहाँ पर मैग्निफिकेशन 3 गुना हो गया है। तो खुद बताओ, अगर हमारे पास, अच्छा पहले तो ये पहचानो कि मिरर कौन से की बात कर रहे हैं, कौन से मिरर की बात चल रही है यहाँ पे, बताओ। मैम कॉनकेव। मैम कॉनकेव।
कैसे पता लगा? कॉन्वेक्स में कॉनकेव। छोटी इमेज बनती है। मैम क्योंकि मैम मैग्नीफाइड इमेज बन रही है और वो भी रियल, और रियल और मैग्नीफाइड तो सिर्फ रियल एंड कॉनकेव मैग्नीफाइड में होता है। कनकेव में बनती है ना। मैग्नीफाइड तो बन सकती है पर वर्चुअल बनेगी, फिर रियल और मैग्नीफाइड इमेज यहीं पे बन सकती है हमारे पास कनकेव में। तो इसका मतलब कनकेव मिरर की बात हो रही है, आइडेंटिफाई कर लिया पहला कि कनकेव मिरर है। दूसरी चीज आप खुद देखो कि 5 सेंटीमीटर को कहाँ शिफ्ट कराओगे कि इमेज का साइज फिर से और बढ़ेगा, और इमेज अभी भी रियल है। टुवर्ड्स द पोल और मैम अवे फ्रॉम द पोल? टुवर्ड्स द पोल। टुवर्ड्स द पोल बढ़ाओगे, तभी हमने सीखा था कि हम F2P जाते हैं तो इमेज मैग्नीफाई होती है F2P जाने पर। तो F2P यानी तुम्हारा टुवर्ड्स द पोल 5 सेंटीमीटर शिफ्ट हुआ है, खत्म खेल। टुवर्ड्स द, आई थिंक अब तो तुम्हें कर लेना चाहिए। करो, 2 केस बनेंगे। पहले केस में फोकल लेंथ निकालो, सेकंड केस में फोकल लेंथ निकालो, दोनों को इक्वेट कर दो। हाँ करो करो। मैम 60 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। वेरी गुड। आ जाओ, करें सॉल्व। मैम 2 मिनट और। ठीक है। समीर भी नहीं आया आज। समीर, समीर है क्लास में? समीर, श्रुति नहीं बोल रही आज। श्रुति यस मैम। है दो, पर फिजिकली प्रेजेंट नहीं होना चाहिए ना, मेंटली पता नहीं कहाँ है। कहाँ है भाई सुमित, ये समीर है? देखो नहीं है ना समीर यहाँ। अरे तो हाथ से तो लिख सकता है यहाँ पे कि प्रेजेंट मैम। अब कॉल करेगा, देखना गौरव या गर्व कोई कॉल करेगा समीर को कि मैम कह रही है जल्दी जा, जल्दी लिख वहां पे प्रेजेंट। मैम मैं नहीं कर रहा किसी को। है ही नहीं ना वो, यहाँ है ही नहीं समीर। अपना नुकसान कर रहे हो, मेरा क्या ही कर रहे हो। श्रुति तुम हो यहाँ?
श्रुति Yes, में भी है ठीक है भाई, हमारा क्या बिगाड़ रहे हो? 4 महीने बाद जब रिजल्ट देखोगे ना, तब खुद बैठ के रोना एक जगह पे, है ना? राइट। चलो करते हैं। कह रहे स्टार्टिंग में हमें दिया हुआ है कि मैग्निफिकेशन जो है, अब देखो यहाँ पे मैग्निफिकेशन के केस नहीं बनेंगे क्योंकि तुम्हें पता ही है रियल इमेज है। तो रियल इमेज है तो इसका मतलब मैग्निफिकेशन कैसी होगी भाई? मैग्निफिकेशन जब 2 लिखोगे तो क्या लिखोगे? +2 और -2? मैम डबल है ना, डबल साइज। रियल इमेज है तो इन्वर्टेड होगी, तो यहाँ -2 लिखना। हाँ, छोटी छोटी चीजें हैं बट यही है ज्योमेट्री, ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में बस यही चीज है, और कुछ कोई पहाड़ सवाल नहीं बनते यहाँ से, ऐसे ही सवाल आएंगे, बस ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। -v/u, तो यहाँ से ये कट गया, तो हमारे पास क्या आया भाई? v किसके बराबर आ गया? 2u के, 2u के बराबर आ गया। तो चलो अब 1/v + 1/u = 1/f में रख देते हैं। v कितना है? 2u, प्लस लिखूं कि माइनस लिखूं? रियल है तो माइनस लिखेंगे। u क्या लिखना है? माइनस लिखेंगे। फोकल लेंथ क्या लिखेंगे? कितना है फोकल लेंथ? नहीं है, वही तो निकाल रहे हैं। तो फोकल लेंथ को क्या लिखें, प्लस या माइनस? माइनस। माइनस। तो माइनस का 1/f। तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी? प्लस में प्लस का हो जाएंगी, प्लस 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 हो जाएंगी, प्लस प्लस प्लस। तो यानी कोई फर्क ही नहीं आया। ठीक है, तो ये कितना बन गया बेटा? f की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? मैम 2/3u। पक्का? तो f आया यहाँ से 2u/3 है, करेक्ट? यस मैम। ठीक है, देखो ये फोकल लेंथ आ गई ये फर्स्ट केस से। अभी ये केस फर्स्ट बनाया है तुमने, चलो केस 2 बनाओ। केस 2 में मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा भाई? -3 = -v/u, यानी तुम्हारी v किसके बराबर आ गई अब? 3u के, हैं? यस मैम। पर क्या बोला है आपने? ऑब्जेक्ट को कितने से खिसकाया है? 5 सेंटीमीटर से। तो ये 5 सेंटीमीटर से पोल के पास खिसकाया है, तो 5 मीटर इस u में घटेगा कि बढ़ेगा? u +5 और u -5 कम होगा। हाँ मैम कम होगा। कम होगा ना। तो यहाँ पर v क्या लिख लोगे कि v = 3u -5, यही हो जाएगा। यस मैम। तो बस फिर से लगा दो ये फॉर्मूला, 1/f = 1/v + 1/u। देखो साइन फिर से वो तीनों नेगेटिव आएंगे, तो मैं भी इन्हें प्लस में रहने दे रही हूँ। तो v की वैल्यू जो यहाँ से निकाली है वो लिख दो, कितना? 3v -5, सॉरी ये v नहीं होगा, u होगा। ये प्लस का 1/u, ये 1/f। कितना बना यहाँ से? देखो f किसके बराबर आएगा, निकालो। ये u है, दोनों चीजें, u -5 और u। कितना बना? मैं नहीं करूंगी, मुझे f की वैल्यू यहाँ से बताओ कितना आएगा, फिर से कैलकुलेशन कराओगे। एलसीएम ले लो u। अरे आदर्श f की वैल्यू निकालो ना, कितनी आ रही है? फिर दो f की वैल्यू हो जाएंगी, उनको इक्वेट कर देना। ये सेकंड केस में f किसके बराबर आएगा? जैसे वो 2u/3 आया था, ये किसके बराबर आ रहा है? हैं? मैम इसमें डायरेक्ट ही f की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके ना इक्वेट कर दें। अरे तुम नहीं नहीं नहीं, ऐसे तुम यहाँ से बताओ f की वैल्यू कितनी आ रही है? हैं? मैम इधर तो क्वाड्रेटिक बन रही है। क्वाड्रेटिक बन रही है क्या ये?
यस मैम। मैम इससे अच्छा था हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन भी इक्वेट कर सकते हैं। कौन सी फर्स्ट और सेकंड? अच्छा ये वन ऑफ एफ और ये यस मैम। ऐसे करके देख लो, आंसर ही तो निकालना है। 1/u से 1/u कट जाएगा, यस तो मैम। 1/2u इक्वल्स टू 1/3u माइनस 5। मैम क्या करें एक बार बताना। डांस करो डांस। u की वैल्यू निकालोगे ना तुम, u निकल जाएगा यहाँ से, देखो कितना आ रहा है ये 2u इक्वल्स टू 3u मैम यू माइनस तो 15 आ रहा था माइनस। 15, u 15 आया ना, तो f की जो फर्स्ट वैल्यू है उसमें u रखो, 15 दूनी 30/3, ये तो 10 आ गया फिर तो f की वैल्यू। पंद्रह 45 रखोगे ना, u 45 आएगा भाई, u 45 आया है, क्या कर रहे हो 45, और यहाँ पे f की वैल्यू कितनी हो जाएगी मैम 2 60 आ जाएगा। 2 इंटू 45/3, ये 15 पे कट गया, 15 दूनी 60 आ गया, ठीक है, तो 60 वैल्यू आई है। बस तुम्हें थोड़ा सा इधर उधर ही तो करना था। तो 1/f की जो दोनों इक्वेशंस है ना, इन्हें इक्वेट कर दो। कौन सी इक्वेशंस, मैं उनको अभी ये कर देती हूँ, दिस इक्वेशन एंड इक्वेशन दिस, ठीक है, तो ये दोनों 1/f के इक्वेट कर दो बराबर, तो 1/u से 1/u कट जाएगा, 1/2u ये मैंने बीच में लिख दिया है, कैसे आया है देखिए, ठीक है, तो u की वैल्यू हाँ नेगेटिव ही आएगी ना, फोकल लेंथ और रेडियस कर्वेचर नेगेटिव ही रहेगा, ठीक है, तो 60। वेरी गुड, सही है, कर लोगे ना ऐसे क्वेश्चंस। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब तुम बाकी अपने डीपीपी की क्वेश्चंस करना, मैं वेलोसिटी ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर करा देती हूँ, वो तुम्हारा टॉपिक बच भी गया था, ठीक है, कॉम्बिनेशंस ऑफ मिरर कर लेंगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर, स्कूल में पढ़ लिया होगा वैसे तो। नो मैम। मैम स्कूल में तो फिजिक्स पढ़ते ही नहीं हम, फिर क्या पढ़ते हो स्कूल में? ओनली मैथ। क्यों? मैम समझ नहीं आता स्कूल का पढ़ा हुआ। स्कूल में तो तुम ज्यादा इंटेलिजेंट हो फिजिक्स में, जो फिजिक्स के लेक्चर में तुम बंक मारते हो। मैम बंक नहीं मारते, मैम बैठे रहते हम। तो बैठे क्यों रहते हो, पढ़ा करो। मैम कुछ और, मैम समझ में कुछ आता नहीं है, हम बैठे रहते हैं, सो जाते हैं। हाँ तभी तो तुम्हारी अटेंडेंस फिजिक्स में बहुत ज्यादा है, फिजिक्स में अटेंडेंस में रिकॉर्ड तोड़ दिए गौरव ने। स्कूल में भी नहीं पढ़ रहे, यहाँ भी नहीं पढ़ रहे, फिर एग्जाम कैसे निकलेगा? तब अब समझ में आया क्यों नहीं निकल रहे हैं एग्जाम, है ना। मैम ये तारीफ तो बिल्कुल नहीं थी, ये सार्काज्म था। रेगुलर आया करो, बढ़िया, यहाँ पे समझ में आता है तो यहाँ पे समझ लो भाई। आदर्श कह रहा है इसके बाद ही तो नहीं किया, ठीक है। देखो ये तुम्हारा मिरर है, प्लेन मिरर पे आ जाओ, थोड़ा सा बेकार सा टॉपिक। प्लेन मिरर में दो चीजें हैं, एक ऑब्जेक्ट है और एक मिरर है, एक इमेज है। अब देखो अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है बेटा, कितनी दूरी पर, x दूरी पर, तो तुम्हारी इमेज भी कितनी दूरी पर बननी चाहिए, एक्स पे। x दूरी पर बनेगी, क्योंकि सेम डिस्टेंस में बनती है। बट अगर ये x तुम मेजर करोगे तो ये तो चलो इसमें रहने दो, यानी सेम डिस्टेंस हो गई, यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर किसके बराबर है, डिस्टेंस ऑफ, मिरर भी हटा दो, अभी एक काम करो, अभी मिरर का केस नहीं लेते, हटाओ, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर बनती है, ठीक है। अच्छा
अब देखो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं dxi अपॉन dt किसके बराबर आएगा भाई, dxo अपॉन dt। अब xi अपॉन dt क्या हो जाएगा, यानी ये वेलोसिटी ऑफ इमेज है इक्वल्स टू किसके बराबर है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन अगर मैं अब डायरेक्शन की बात करूं, देखो बेटा अगर ऑब्जेक्ट तुम्हारा इस डायरेक्शन में चल रहा होगा तो इमेज पास आएगी ना। अगर ऑब्जेक्ट पास आ रहा है तो मिरर भी क्या आनी चाहिए, पास आनी चाहिए। देखो यस मैम। क्योंकि हमने क्या Yes, सीखा ma'am. है, जितना ऑब्जेक्ट की दूरी रहेगा उतना इमेज का दूरी होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट पास आ रहा है मतलब इमेज भी पास आनी चाहिए। बट देखो ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में जा रहा है, प्लस एक्स में, और इमेज किस में जा रही है, माइनस एक्स में। यस मैम। माइनस एक्स में, यानी डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है ना। तो यानी इमेज की जो वेलोसिटी रहेगी, वेलोसिटी ऑफ इमेज, वो ऑब्जेक्ट की कैसी रहने वाली है, नेगेटिव। तो यहाँ नेगेटिव रहने वाली है, तो यहाँ से लिख सकते हो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो है माइनस vi रहने वाली, या फिर ये वाला लिखो, ऊपर वाला केस है, नीचे वाला रहने दो। ठीक है, इमेज की वेलोसिटी जो है ऑब्जेक्ट के नेगेटिव रहेगी। ये किस केस में है, जब तुम्हारी ऑब्जेक्ट मिरर के कैसे मूव कर रहा हो, परपेंडिकुलर। तो ये केस 1 तो है, बट ये कौन सा केस है, जब ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है, परपेंडिकुलर टू द मिरर, यानी मिरर के परपेंडिकुलरली मूव करेगा। ठीक है, सेकंड केस देखो, ऑब्जेक्ट को कैसे मूव कराओ, पैरेलल टू द मिरर। ठीक है, पैरेलल टू द मिरर में क्या होगा, देखो ये तुम्हारा मिरर है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट ऐसे ऊपर मूव कर रहा है। अब बात आई कि इमेज कैसे मूव करेगी, तो बताओ इमेज कैसे मूव करनी चाहिए भाई, साथ साथ चलेगी ना इमेज भी। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट साइड से निकलेगा तो इमेज भी साथ साथ में ऐसे चलेगी। तो यानी जब तुम्हारे ऑब्जेक्ट जो है मिरर के एकदम पैरेलल चले, तो इस केस में तुम्हारी इमेज की वेलोसिटी डायरेक्ट कैसी हो जाएगी, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के सेम। देखो अब ये भी प्लस वाई में जा रहा है और ये भी प्लस वाई में, यानी ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो जब पैरेलल मूव करता है तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, सॉरी इमेज की वेलोसिटी एग्जैक्टली मैग्नीट्यूड में भी सेम रहेगी और डायरेक्शन में भी सेम रहेगी। क्लियर है, करा क्या है? बोलो, सुनोगे? पहला केस था मिरर की, भाई ऑब्जेक्ट जो है परपेंडिकुलर टू द मिरर है, परपेंडिकुलर टू द मिरर ही तो मूव कर रहा है। देखो परपेंडिकुलर टू द मिरर मूव किया, यस मैम। तो परपेंडिकुलर टू द मिरर मूव करेगा तो तुम्हारे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फ्रॉम मिरर सेम रहेगी और ऐसे इमेज की डिस्टेंस फ्रॉम मिरर सेम रहेगी। अगर तुम और लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि मिरर से हमने इमेज की डिस्टेंस ली है और मिरर से ही ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ली है। तो यहाँ पर ये भी आ जाएगा। तो यानी विद रिस्पेक्ट टू मिरर, इमेज और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा बट डायरेक्शन अपोजिट हो जाएंगी। तो ये केस 1 हो गया और ये तुम्हारा केस 2 हो गया। अब केस 3 क्या बनता है, देखो अब मिरर को भी मूव करा देंगे। केस 3 में मिरर को भी मूव करा दो। कैसे? ये मान लो तुम्हारा मिरर है। अब बेटा अगर मैं मिरर को इसी के पैरेलल में कोई वेलोसिटी दे दूं, मान लो ये मिरर की वेलोसिटी है bm, ये मिरर के पैरेलल वेलोसिटी है ना मिरर की, ये मिरर रखा है और मिरर को पैरेलली मूव करा रहे हो। अब देखो, अब चाहे ऑब्जेक्ट कैसे भी डायरेक्शन में चल रहा हो, या तो ऐसे चलेगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, या कैसे चलेगा पैरेलल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये 2 केस बनेंगे। अब मिरर कहाँ मूव कर रहा है, अपनी डायरेक्शन के पैरेलल, वेलोसिटी ऑफ मिरर। इस केस में बेटा तुम्हारी इमेज की वेलोसिटी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यानी जैसे तुमने पहले 2 केस डिस्कस करे हैं, इमेज की वेलोसिटी एग्जैक्टली सेम रहेगी। इसका मतलब ये कह सकते हो कि मिरर अगर पैरेलली मूव कर रहा है तो इमेज इससे इनइफेक्टिव है, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यानी यहाँ पर इमेज की वेलोसिटी फिर से तुम लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर किसके बराबर होने वाली है, माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। इस केस में यही होता था और इस केस में क्या होता था,
वेलोसिटी ऑफ इमेज किसके बराबर है? वेलोसिटी ऑफ मिरर के। यही है। मैम एक बार थर्ड वाला दोबारा बताना केस। थर्ड वाला केस फर्स्ट वाला ही तो है जो यहाँ पे फर्स्ट किया था कि अब की बार ऑब्जेक्ट ऐसे आ रहा है परपेंडिकुलर टू द मिरर, तो इस केस में इमेज की वेलोसिटी मिरर, ये मिरर के केस में लगाया विद रिस्पेक्ट टू मिरर इक्वल्स टू माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ठीक है। यानी इमेज ऐसे आती हुई दिखाई देगी। ठीक है। यस मैम। अब केस 4, केस 4 में क्या करोगे? केस 4 अगले पेज पे करा देते हैं। देखो अब की बार क्या करना है, मैंने ये लिया अपना मिरर, मैंने अब मिरर को ना परपेंडिकुलरली मूव कराया, मतलब मिरर अब ऐसे मूव कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ मिरर। पहले तो पैरेलल मूव कर रहा था, अब मिरर भी परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। अब देखो मिरर परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, अब हम क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को ऐसे मूव कराते हैं, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई, चलो क्या फॉर्मूला था? वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर किसके बराबर थी? माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, यही फॉर्मूला था। अब इसको थोड़ा एक्सपेंड करते हैं, ये विद रिस्पेक्ट टू मिरर है तो रिलेटिव वेलोसिटी जैसे लिखते थे VA माइनस VP, कुछ ऐसा ही लिखेंगे। ठीक है, लिखिए वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। ठीक है, थोड़ा सा आगे इसको सॉल्व करो, क्या बनेगा? माइनस VO प्लस VM, तो ये कितना बना? वेलोसिटी ऑफ I इक्वल्स टू 2VM माइनस VO। करेक्ट। अब देखो ये वेक्टरली है, मतलब तुम्हें विद डायरेक्शंस लिखने पड़ेंगे कि कौन प्लस एक्सिस में है कौन माइनस एक्सिस में है, यानी ये इक्वेशन लगाओगे पर विद साइन। विद साइन कैसे? जैसे VM नेगेटिव नहीं होगी? हाँ ना VM नेगेटिव नहीं होगी ना, ये जाके यहाँ प्लस हो जाएगा ना, तो 2VM बनेगा। ये विद साइन। मैम अगर इंसिडेंट लाइट को के हिसाब से देखे तो मैम VM तो नेगेटिव होनी चाहिए ना? इंसिडेंट लाइट कहाँ से आ गई? मैम उसकी डायरेक्शन के अपोजिट है नहीं? ना, वो स्फेरिकल मिरर्स था, ये प्लेन मिरर है, मिलाओ मत। वो स्फेरिकल मिरर्स थे ना, यहाँ पर तुम्हें विद डायरेक्शन यानी एक्सिस के हिसाब से लेने हैं, यानी कौन प्लस में जा रहा है कौन माइनस में, है ना? तो V नॉट प्लस एक्सिस में है तो ये प्लस एक्स में जा रहा है, तो यानी V नॉट तो प्लस रहेगा, लेकिन VM कहाँ जा रहा है? माइनस एक्स एक्सिस में। तो यानी जब VM लिखोगे तो VM की जो वैल्यू होगी उसमें यहाँ पर क्या लिखोगे? माइनस के साथ लिखा जाएगा। तो ये विद साइन लिखने हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट के हिसाब से। यस मैम, अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट्स। अच्छा, अब केस करेक्ट, मिरर ऐसे, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ऐसे, सही है। अब क्या करेंगे? अब क्या हो सकता है भाई? अब इस केस में भी, यानी अगर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है और मिरर किसी भी डायरेक्शन में मूव करे, इमेज की वेलोसिटी पर कोई भी फर्क नहीं आएगा। तो इससे पता क्या चला कि अगर तुम्हारी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पैरेलल मूव कर रही है ना, ऑब्जेक्ट जो है पैरेलली मूव कर रहा है मिरर के, तो चाहे मिरर किस भी डायरेक्शन में घूमे, इमेज की वेलोसिटी पर कोई भी फर्क नहीं आ रहा। देखो क्या इमेज की वाई, जब अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट पैरेलल मूव कर रहा है, केस यहां से आते हैं, केस सेकंड में ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है? पैरेलल टू द मिरर। केस सेकंड देखेंगे सारे बच्चे। यस। हाँ, ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है? पैरेलल टू द मिरर, मतलब मिरर के पैरेलल। तो इमेज की वेलोसिटी एग्जैक्टली सेम है जैसे ऑब्जेक्ट की है, सेम डायरेक्शन एवरीथिंग। ठीक है, अब यहाँ पर आओ, केस थर्ड, मिरर मूव करा दिया, लेकिन मिरर के मूव कराने के बावजूद भी इस केस थर्ड के ये वाले पार्ट को देखो, इस वाले पार्ट को, क्या इमेज की वेलोसिटी पर कोई फर्क आ रहा है? अच्छा ये M, ये ऑब्जेक्ट आएगा बेटा, माय मिस्टेक, दिस इज O। अच्छा मैंने ये M ही ले लिया था, ठीक है। तो ये O और ये मतलब कि सॉरी O मैम I होगा ऊपर। राइट, ठीक है।
तो यानी आपने मिरर की डायरेक्शन को ऊपर की तरफ घुमाया, यानी यहाँ पर जो मिरर मूव कर रहा है, लिख भी सकते हो मिरर वेलोसिटी इज पैरेलल। मिरर की वेलोसिटी पैरेलल है उसकी खुद से। तो यहाँ पर भी अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट पैरेलल मूव कर रहा है मिरर के, तो उसकी इमेज की वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं आया। आगे देखो केस फोर्थ का बी पार्ट जो है, वहां पर तुम्हारा मिरर परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है। केस फोर्थ का मतलब क्या है, मिरर वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर। मैं लिख भी देती हूँ, मिरर वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर। ठीक है, यहाँ मिरर की वेलोसिटी परपेंडिकुलर है। तो जरा बी केस देखो बेटा, ऑब्जेक्ट पैरेलली मूव कर रहा है और मिरर बेशक परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। क्या इमेज की डायरेक्शन पर कोई फर्क आया? क्या इमेज की वेलोसिटी पर कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा। तो इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट पैरेलल है तो कैसे ही तुम्हारा मिरर मूव कर ले, इंडिपेंडेंट रहेगी इमेज। सही है मैम ठीक है? हाँ, पर सेकंड केस में तो मिरर भी पास आ रहा है, तो मैम इमेज भी तो पास ही आएगी मैम। तो कहाँ मैम पे? इमेज के पास मैम हॉरिजॉन्टली वो एक्स डायरेक्शन में चला जाएगा ना, वो काम एक्स डायरेक्शन देखेगा, वो काम इसका ए पार्ट देखेगा कि पास आ रहा है, वो काम ए देखेगा। हाँ मैम ए में भी मैम वी आई माइनस वी एम क्यों किया मैम? अगर वी आई प्लस एम वी एम नहीं होना चाहिए था कैसे? मैम? अगर ऑब्जेक्ट पास आ रहा है और मैम मिरर भी पास आ रहा है, तो मैम वी आई जो वी आई हो जाएगी मैम, उनका सम होना चाहिए ना। नहीं नहीं, रिलेटिव में है ना, सम क्यों होने चाहिए? सम नहीं होगा। सही है ये जो लिखा। मैम अपोजिट डायरेक्शन में समी तो होता है। अभी मैंने मैम ये वैल्यू opposite है। अरे बेटा सुनो, मैंने अभी तुम्हें यहाँ बोला है कि विद साइन लिखना है, मैंने अभी साइन लगाए नहीं है यहाँ पे। मैंने जस्ट तुम्हारा जो फॉर्मूला है, ये जो फर्स्ट केस से निकल के आया था, VIM इक्वल्स टू माइनस VOM। भाई तुमने जो डिस्टेंस मेजर करी है ऑब्जेक्ट और इमेज की, वो डिस्टेंस कहाँ से मेजर करी है? मिरर से ना। भाई आप जो लिखते हो कि मैम ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, ये इमेज का डिस्टेंस है, किसके रिस्पेक्ट में है? मिरर के रिस्पेक्ट में। देखिए मिरर के रिस्पेक्ट वाला फॉर्मूला लिखा है बस यहाँ पे। जब आपको एक्चुअल वैल्यू मिलेंगी तो तुम्हें विद साइन लिखना है। तो यहाँ पर जब आप मिरर लिखोगे तो मिरर की वैल्यू नेगेटिव रखोगे। तो अगर मिरर नेगेटिव रखोगे तो VI प्लस VM ही हो जाएगा, है ना? तो ये जनरल केस है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मॉडिफाई कर लेना। हो सकता है VM को इधर घुमा दे, तो इसलिए मैंने लास्ट में वेक्टर लगा दिए हैं कि आपको ये फॉर्मूला यूज करना है अकॉर्डिंग टू द वेक्टर्स। ठीक है, ये फॉर्मूला अकॉर्डिंग वेक्टर लगाना है भाई। ठीक है, अब क्वेश्चन करके देखते हैं कि कितना हम कर पाते हैं। मैं इसकी हेडिंग चेंज कर दूंगी, तुम यहीं पे कर दो। फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। मैम -7 -7 +7 दी हुई है भाई। मैम माइनस तो यहाँ पे सिर्फ डायरेक्शन दिखा रहा है। मैम VI की भी तो डायरेक्शन नेगेटिव में होगी तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे पहले तो ये देखेंगे। अब ये मैम फोर्थ परपेंडिकुलर केस है, वाला। परपेंडिकुलर वाला है ना, मिरर को घुमा दिया, तो यानी वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल्स टू 2VM माइनस VO, राइट? तीनों वेक्टर ली है। ठीक है, मिरर की वेलोसिटी को क्या लिखोगे भाई? -1। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या लिखी जाएगी? 5। मैम -5। तो -7 आ गया। तो इमेज की वेलोसिटी क्या है? -7। -7 का मतलब है कि इस डायरेक्शन में चल रही है ना? यस मैम। यस मैम। ठीक है, बहुत अच्छे। ओके, एक क्वेश्चन और कर दो लास्ट। हाँ से तुम जाओ।
समरी देखो, मैं धीरे धीरे कराती हूँ कि एक ही क्वेश्चन है, उस एक ही क्वेश्चन के केस बना देंगे। ये भी तुम्हारा सिंगेज का ही क्वेश्चन है। पेन चाहिए, हम मिरर ले लेते हैं। ये ऑब्जेक्ट है भाई, ऑब्जेक्ट जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, और ये जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है वो है 60 डिग्री। फाइंड इमेज वेलोसिटी। करो। मैम इसमें क्या बताना है मैम? मैग्नीट्यूड। फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेक्टरली बता दो। मैम इसका -5 आई कैप प्लस 5√3 जे कैप, तो मैम इसका मैग्नीट्यूड 10 आ जाएगा। मैग्नीट्यूड तो 10 ही रहेगा ना। देखो अब ये 10 मीटर सेकंड को, बेटा देखो यहाँ पे इस 10 मीटर सेकंड को हम लोग एक्स और वाई में कर लेंगे। यानी यहाँ आ जाएगी इसकी एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी और यहाँ आ जाएगी इसकी वाई वाली वेलोसिटी। चलो एक्स वाली कितनी बनेगी भाई? 5 मीटर। मैम 5 मीटर यानी यहाँ पर ये 5 सेकंड। मीटर से जा रहा है और ऊपर भी कितने से जा रहा है? 5√3 से। 5√3। हाँ, तो अब तुमने क्या सीखा है कि अगर ये यहाँ ऐसे जा रहा है तो यहाँ कितने से जाएगा? 5 से ही। मैम सेम से जाएगा। और यहाँ पर ऊपर ऐसे जाएगा कितने से? 5√3 से। तो यानी अब तुम लिखोगे वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना है? -5 आई कैप प्लस 5√3 जे कैप। यही तो लिखोगे विद डायरेक्शंस। यस मैम। नेगेटिव एक्स एक्सिस में हो गई Yes, और ये ma'am. वाई एक्सिस। ठीक है, अब इसका केस सेकंड देखो। इसी में क्या करते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, मैं इसी में क्या करती हूँ, इस मिरर को एक सेकंड रुकना, ये मैं यहाँ पर देती हूँ 5 sin 30 डिग्री की वेलोसिटी। ठीक है, ये यहाँ पर एंगल अभी भी 60 डिग्री है। ये वेलोसिटी ऑफ मिरर की डायरेक्शन दी हुई है। फिर से सवाल वही है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ मिरर इमेज। फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज 1 और 2, बताओ। जब अगर मिरर की वेलोसिटी पैरेलल है तो देखो क्या केस है, ये रहा, मिरर वेलोसिटी इज पैरेलल। क्या कोई चेंज आया है? नो मैम, सेम ही है। तो इस केस में इमेज की वेलोसिटी अभी भी क्या रहेगी? जो ऊपर आई है। ठीक है, तो इसका मतलब मैं तुमसे क्या कहना चाहती हूँ कि अगर मिरर को पैरेलली मूव कराए ना तो उसको इग्नोर कर देना कि कुछ है ही नहीं है। ठीक है, तो इग्नोर मार दो। केस थर्ड, अभी रुकना, ये 5 sin 30 से जा रहा है और ये यहाँ पर बेटा मैम हाँ मैम जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो किसी एंगल पर जा रही है, तो मैम इसमें जो थर्ड केस का कौन से वाले पार्ट को लेंगे हम? ए पार्ट को, बी पार्ट को? अभी थर्ड केस बनाया भी नहीं है तभी क्वेश्चन आगे, रुक जाओ अभी। अब ये जा रहा मैम है ये वाला नहीं, हाँ जो आपने थर्ड केस लिखवाया था उसमें एक तो परपेंडिकुलर है वेलोसिटी अच्छा यहाँ ऑब्जेक्ट की और एक है पैरेलल। हाँ, तो मैम इसमें एंगल पे जा रही है, तो मैम ए केस वाला यूज करेंगे, बी केस वाला? किसी एंगल पे जा रही है तो तुमने दोनों अलग अलग कर दिए ना। यहाँ पे तुमने अलग अलग कर दिए ना, एक्स को अलग मान लिया यहाँ और ये वाई अलग कर दिया, तो ना एक्स पे फर्क पड़ेगा ना वाई पे, जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, अच्छा ठीक है मैम। तो अगर पैरेलल में है ना, अगर मिरर पैरेलल में है तो कुछ नहीं हो रहा। थर्ड वाला केस देखो, अब ये थर्ड वाला केस करो, फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज।
अब फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज में जो जे डायरेक्शन में वेलोसिटी आएगी इमेज की, क्या उस पर फर्क पड़ेगा इमेज नो में? मैम। क्योंकि मैंने क्या कहा था यहाँ पर देखो, अगर पैरेलल मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट इमेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे मिरर को किधर ही घुमा लो, कैसा भी घुमा लो। तो यानी तुम्हें इसका जे कैप तो अभी भी मिल गया 5√3 जे कैप एज इट इज। दिक्कत आई सारी यहाँ पे कि एक्स कैप के साथ क्या होगा। एक्स कैप के साथ सीधा सीधा फॉर्मूला क्या लिखवाया था, 2vm माइनस v0, यही था क्या? हाँ, वेक्टर के साथ, ठीक है, यानी विद डायरेक्शन लिखेंगे। तो भाई इमेज का तो हमें चाहिए, पता नहीं मिरर कितना हो जाएगा बेटा, माइनस का 5 cos 30 कितना बनेगा? 5√3 5√3 5√3/2 यस मैम। माइनस का साइन, माइनस ऑब्जेक्ट कितना बनेगा भाई एक्स डायरेक्शन। देखो अभी सब तुम एक्स के लिए कर रहे हो, एक्स डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है 5, तो -5, तो ये 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पर तुम लिखोगे इमेज की वेलोसिटी कितनी आई -5। थोड़ा सा मैं इसको कर देती हूँ। अब ये एक ही क्वेश्चन था जो मैंने तुम्हें 4 पार्ट्स में कराया है। वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल्स टू -5√3 -5 आई कैप प्लस 5√3 जे कैप, करेक्ट? यही बन जाएगी, बन गई। सारे तो हो गए इसमें, अब कौन सा पार्ट बचा? सारे तो कवर हो गए इसमें। यस मैम। मैम आपने कहा कि मिरर की जो वेलोसिटी पैरेलल में कुछ नहीं होगा मैम, बट अगर ऑब्जेक्ट मैम डाउनवर्ड मूव कर रहा होगा तो? हाँ, तब भी कोई तो इमेज डाउनवर्ड मूव करेगी बस, जिस डायरेक्शन ऐड में। नहीं होगी इनकी वेलोसिटी? हाँ, नहीं पैरेलली में कुछ ऐड नहीं करना, अगर वो डाउनवर्ड में जा रहा है तो वो डाउनवर्ड में चला जाएगा बस। ओके। ठीक है, तो तुम्हारे पास इसकी अपनी पीपीटी वो है, डीपीपी इसके क्वेश्चन लगा लेना और क्लियर हो जाएगा। और नहीं होता है तो मैं 1-2 और सिंगेज के क्वेश्चन तुम्हें शेयर कर दूंगी, वो सॉल्व कर लेना, उससे तुम और ठीक है। बहुत अच्छे। फिर मैं नेक्स्ट क्लास से रिफ्रैक्शन शुरू कराऊंगी। हाँ, मैम क्या शुरू करवाओगे? रिफ्रैक्शन। ठीक है मैम, कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर नहीं अभी? हाँ, उसके 2 क्वेश्चंस कराऊंगी बस, फिर रिफ्रैक्शन। बाय। ठीक है मैम, बाय मैम। बाय मैम। थैंक यू मैम। बाय मैम। ना तुम कोई 10वीं क्लास के बच्चे हो जो आई पढ़ोगे?